नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मैं डॉक्टर विनी शर्मा आपके सामने लेकर आई हूँ लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट, जिसमें अंतर्गत हम ये बात करेंगे कि आपातकालीन घोषणा किस प्रकार से हुई और इससे पहले हमने विभिन्न परिस्थितियों के बारे में हमने जाना था कि किस प्रकार से लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है संकट में आ चुकी थी। 12 जून 1975 के दिन इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जगमोहन लाल सिन्हा ने ये एक फैसला सुनाया। इस फैसले में उन्होंने लोकसभा के लिए इंदिरा गांधी के निर्वाचन को अवैधानिक भी करार दे दिया था। न्यायमूर्ति ने यह फैसला समाजवादी नेता जय नारायण द्वारा दायर एक चुनाव याचिका के मामले में भी सुनाया था। राजनारायण इंदिरा गांधी के खिलाफ 1971 में बतौर उम्मीदवार चुनाव में खड़े हुए थे और याचिका में इंदिरा गांधी के निर्वाचन को चुनौती देते हुए तर्क दिया कि उन्होंने चुनाव प्रचार में सरकारी कर्मचारियों की सेवाओं का इस्तेमाल किया। उच्च न्यायालय के इस फैसले का मतलब यह था विद्यार्थियों की कानूनन अब इंदिरा गांधी सांसद नहीं रही। अगर अगले 6 महीने की अवधि में दोबारा सांसद निर्वाचित नहीं होती तो प्रधानमंत्री के पद पर कायम नहीं रह सकती। 24 जून 1975 को सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय के इस फैसले पर आंशिक स्थगनादेश भी सुनाते हुए कहा कि जब तक इस फैसले को लेकर की गई अपील की सुनवाई नहीं होती तब तक इंदिरा गांधी सांसद नहीं बन पाएंगी, लेकिन वे लोकसभा की कार्यवाही में भाग नहीं ले सकती हैं। संकट और सरकार का फैसला। एक बड़े राजनीतिक संघर्ष के लिए अब मैदान तैयार हो चुका था। जयप्रकाश नारायण की अगुवाई में विपक्षी दलों ने इंदिरा गांधी के इस्तीफे के लिए दबाव डाल दिया था और इन दलों ने 25 जून 1975 को दिल्ली के रामलीला मैदान में एक विशाल प्रदर्शन किया। जयप्रकाश नारायण ने इंदिरा गांधी से इस्तीफे की मांग करते हुए राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह की घोषणा की और जयप्रकाश नारायण ने सेना, पुलिस, सरकारी कर्मचारियों का आह्वान किया कि वे सरकार के अनैतिक और अवैधानिक आदेशों का पालन नहीं करेंगे। इससे भी सरकारी कामकाज के ठप हो जाने का अंदेशा हुआ और देश का राजनीतिक मिजाज अब पहले से कहीं ज्यादा कांग्रेस के खिलाफ हो चुका था। सरकार ने इन घटनाओं के मद्देनजर जवाब में आपातकाल की घोषणा कर दी और 25 जून 1975 के दिन सरकार ने घोषणा की कि देश में गड़बड़ी की आशंका है, आंतरिक गड़बड़ी की आशंका है और इस तर्क के साथ ही उसने संविधान के अनुच्छेद 352 को लागू कर दिया। इस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रावधान किया गया कि भारी अथवा अंदरूनी गड़बड़ी की आशंका होने पर सरकार आपातकाल लागू कर सकती है। सरकार का निर्णय था कि गंभीर संकट की घड़ी आन पड़ी है और इस वजह से आपातकाल की घोषणा जरूर हो गई है। आप एक व्यंग्य देख सकते हैं विद्यार्थियों, यह तो सेना से सरकार के खिलाफ बगावत करने को कहने जैसा जान पड़ता है। क्या यह बात लोकतांत्रिक है? बिल्कुल भी नहीं, यह लोकतांत्रिक बात बिल्कुल भी नहीं है। तकनीक रूप से हम देखें तो ऐसा करना, आप ये देख सकते हैं, इतने लोगों के साथ रहते हुए आपको कुर्सी छोड़ने की बात नहीं सोचनी चाहिए। तीसरा आदेश, राजनीतिक संकट। तो तकनीकी रूप से देखें तो ऐसा करना सरकार की शक्तियों के दायरे में था, क्योंकि हमारे संविधान में सरकार को आपातकाल की स्थिति में विशेष शक्तियां प्रदान की गई हैं। और ये जो कार्टून है आपातकाल की घोषणा के चंद रोज पहले छपा था और इसमें मौजूदा राजनीतिक संकट की आहटों को पढ़ा जा सकता है और कुर्सी को पीछे से सहारा देता हाथ कांग्रेस अध्यक्ष डी के बरुआ का है। जैसा कि आप देख सकते हैं चित्र के अंदर डी के बरुआ। आपातकाल की घोषणा के साथ ही शक्तियों के बंटवारे का संघीय ढांचा व्यवहारिक तौर पर निष्प्रभावी हो जाता है और सारी शक्तियां केंद्र सरकार के हाथों में आ जाती हैं। दूसरा, सरकार चाहे तो ऐसी स्थिति में किसी एक अथवा सभी मौलिक अधिकारों पर रोक भी लगा सकती है अथवा उनमें कटौती भी कर सकती है। संविधान के प्रावधान में आए शब्दों से यह स्पष्ट हो जाता है कि आपातकाल को वहां एक असाधारण स्थिति के रूप में देखा गया जब सामान्य लोकतांत्रिक राजनीति के कामकाज नहीं किए जा सकते। इसी कारण सरकार को आपातकाल की स्थिति में विशेष शक्तियां प्रदान की गई हैं। आप ये कार्टून देख सकते हैं बच्चों कि क्या राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की सिफारिश के बगैर आपातकाल की घोषणा करनी चाहिए? कितनी अजीब बात है, ये बिल्कुल अजीब बात है। राष्ट्रपति को कभी भी मंत्रिमंडल की सिफारिश के बगैर आपातकाल घोषित नहीं करना चाहिए। 25 जून 1975 की रात में प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद से आपातकाल लागू करने की सिफारिश की और राष्ट्रपति ने तुरंत ये घोषणा कर दी और आधी रात के बाद सभी बड़े अखबारों में दफ्तर की बिजली काट दी गई और तड़के सवेरे बड़े पैमाने पर विपक्षी दलों के आप ये देख सकते हैं किस प्रकार से था। देश में तानाशाही रोकने के लंबे संघर्ष हेतु तैयार। रामलीला मैदान की विशाल सभा में जय बाबू की घोषणा। अखबारों की बंदिश लगी हटी। ये देखो आप देख सकते हैं। नया आपातकाल, जयप्रकाश और कई नेता गिरफ्तार।
ये देख सकते हैं आप लोग। तो नेताओं और कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी हुई और 26 जून की सुबह 6 बजे एक विशेष बैठक भी मंत्रिमंडल को इस बातों की सूचना दी गई, लेकिन तब तक बहुत कुछ हो चुका था। और परिणामों की अगर हम नजर डालें तो सरकार के इस फैसले से विरोध आंदोलन एक बार रुक गया, हड़तालों पर रोक लगा दी गई, अनेक विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया गया और राजनीतिक माहौल में तनाव भरा एक गहरा सन्नाटा भी छा चुका था। आपातकालीन प्रावधानों के अंतर्गत प्राप्त अपनी शक्तियों पर अमल करते हुए सरकार ने प्रेस की आजादी पर भी रोक लगा दी। समाचार पत्रों को कहा गया कि कुछ भी छापने से पहले अनुमति लेना जरूरी है, इससे प्रेस सेंसरशिप के नाम से भी जाना जाता है। देखो बच्चों, हमने सबसे पहले जब पहले वीडियो में हमने बात की थी अध्याय प्रारंभ करने से पहले कि सेंसरशिप व्यवस्था के अंतर्गत जो संपादक का कॉलम है वो जो है ब्लैंक बिल्कुल रखा गया था। सामाजिक और सांप्रदायिक गड़बड़ी की आशंका के मद्देनजर सरकार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS और जमात इस्लामी पर प्रतिबंध लगा दिया। धरना प्रदर्शन हड़ताल की भी अनुमति नहीं दी गई। और सबसे बड़ी बात यह थी कि विद्यार्थियों आपातकालीन प्रावधानों के अंतर्गत नागरिक के विभिन्न मौलिक अधिकार भी निष्प्रभावी हो जाते हैं और उस समय निष्प्रभावी हो गए। उनके पास अब यह अधिकार भी नहीं रहा कि मौलिक अधिकारों की बहाली के लिए अदालत का दरवाजा बेवजह खटखटाएं। अभी देखिए व्यंग, अरे सर्वोच्च न्यायालय ने भी साथ छोड़ दिया। उन दिनों सबको क्या हो गया था। सरकार ने निवारक नजरबंदी का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया, जैसा कि हमने पिछले पुस्तक में भी पढ़ा था 11th क्लास की पुस्तक में भारत के संविधान में कि निवारक नजरबंदी क्या होती है। किसी भी आशंका होने पर उस व्यक्ति विशेष को नजरबंद कर दिया जाता है, निवारक नजरबंदी के अंतर्गत आता है। इस प्रावधान के अंतर्गत लोगों को गिरफ्तार इसलिए नहीं किया जाता कि उन्होंने कोई अपराध किया है, बल्कि इसके विपरीत इस प्रावधान के अंतर्गत लोगों को इस आशंका से गिरफ्तार किया जाता है विद्यार्थियों की वे कोई अपराध कर सकते हैं। और सरकार ने आपातकाल के दौरान निवारक नजरबंदी अधिनियमों का प्रयोग बड़े पैमाने पर किया और बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां भी की। जिन राजनीतिक कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया वे बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका का सहारा लेकर अपनी गिरफ्तारी को चुनौती भी नहीं दे सकते थे। गिरफ्तार लोग अथवा उनके पक्ष में किन्हीं औरों ने उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में कई मामले दायर भी किए, लेकिन सरकार का कहना था कि गिरफ्तार लोगों को गिरफ्तार का कारण बताना कतई जरूरी नहीं है, कि निवारक नजरबंदी में बिल्कुल भी बताना जरूरी नहीं था, जिसका कि भरपूर उल्लंघन हुआ। अनेक उच्च न्यायालयों ने फैसला दिया कि आपातकाल की घोषणा के बावजूद अदालत किसी व्यक्ति द्वारा दायर की गई ऐसी बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को विचार के लिए स्वीकार कर सकती है जिसमें उसने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी हो। 1976 के अप्रैल माह में सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ ने उच्च न्यायालय के फैसले को उलट दिया और सरकार की दलील मान ली। इसका आशय यह था विद्यार्थियों की सरकार आपातकाल के दौरान नागरिक से जीवन और आजादी का अधिकार वापस ले सकती है। सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले से नागरिकों के लिए अदालत के दरवाजे बंद हो गए और इस फैसले को सर्वोच्च न्यायालय के सर्वाधिक विवादास्पद फैसलों में माना गया। आपातकाल की मुखालफत और प्रतिरोध की कई घटनाएं भी घटी। पहली लहर में जो राजनीतिक कार्यकर्ता गिरफ्तारी में बच गए थे, भूमिगत हो गए थे, उन्होंने सरकार के खिलाफ मुहिम छोड़ दी थी और इंडियन एक्सप्रेस और स्टेट्समैन जैसे अखबारों ने प्रेस पर लगी सेंसरशिप का विरोध किया और जिन समाचारों को छापने से रोका जाता था उनकी जगह ये अखबार खाली छोड़ दिए जाते थे। और सेमिनार और मेनस्ट्रीम जैसी पत्रिकाओं ने सेंसरशिप के आगे घुटने टेकने की जगह बंद होना मुनासिब समझा और सेंसरशिप को धत्ता बताते हुए गुपचुप तरीके से अनेक न्यूज़लेटर और लिफलेट्स निकले और पद्म भूषण से सम्मानित कन्नड़ लेखक शिवराम कारंत और पद्मश्री से सम्मानित हिंदी लेखक फणीश्वर नाथ रेणु ने लोकतंत्र के दमन के विरोध में अपनी अपनी पदवी लौटा दी। बहरहाल यदि देखें तो मुखालफत और प्रतिरोध के इतने प्रकट कदम कुछ ही लोगों ने उठाए थे। संसद ने संविधान के सामने कई नई चुनौतियां खड़ी की और इंदिरा गांधी के मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले की पृष्ठभूमि में संविधान में संशोधन हुआ और इस संशोधन के द्वारा प्रावधान किया गया कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन की अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। आपातकाल के दौरान भी ही संविधान का 42वां संविधान संशोधन भी पारित हो चुका था और आप पढ़ चुके हैं। इस संशोधन के जरिए संविधान के अनेक हिस्सों में बदलाव भी किए गए और 42वां संविधान संशोधन के जरिए अनेक बदलावों में एक था देश की विधायिका के कार्यकाल को 5 से बढ़ाकर 6 वर्ष करना। यह व्यवस्था मात्र आपातकाल की अवधि भर के लिए नहीं की गई थी, इसे आगे के दिनों में भी स्थायी रूप से लागू किया जाना था। इसके अतिरिक्त अब आपातकाल के दौरान चुनाव का 1 साल के लिए स्थगित किया जा सकता था। इस तरह देखें तो 1971 के बाद अब चुनाव 1976 के बदले 1978 में करवाए जा सकते थे।
आप ये देखिए, जिन चंद लोगों ने प्रतिरोध किया उनकी बात छोड़ दें, बाकियों के बारे में सोचें कि उन्होंने क्या किया, क्या क्या कर रहे थे वे बड़े बड़े अधिकारी, बुद्धिजीवी, सामाजिक धार्मिक नेता और नागरिक। तो मतलब कुछ ही लोगों ने इसका प्रतिरोध किया था। अब देखें, आपातकाल के संदर्भ में विवादों की बात करें तो आपातकाल भारतीय राजनीति का सर्वाधिक विवादास्पद प्रकरण रहा है और इसका एक कारण है आपातकाल की घोषणा की जरूरत को लेकर विभिन्न दृष्टिकोणों का होना। दूसरा कारण यह कि सरकार ने संविधान प्रदत्त अधिकारों का इस्तेमाल करके व्यवहारिक तौर पर लोकतांत्रिक कामकाज को ठप कर दिया था। आपातकाल के बाद शाह आयोग ने अपनी जांच में पाया कि इस अवधि में बहुत सारी अति हुई और इसके अतिरिक्त भारत में लोकतंत्र पर अमल के लिहाज से आपातकाल से क्या क्या सबक सीखे जा सकते हैं, इस पर भी अलग अलग राय मिलती है। आइए इन पर हम एक नजर दौड़ाएं, चर्चा करें इस पर। क्या आपातकाल जरूरी था? सबसे पहले हम शाह आयोग के बारे में पढ़ें। 1977 की मई में जनता पार्टी की सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश JC शाह की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया और इस आयोग का गठन 25 जून 1975 के दिन घोषित आपातकाल के दौरान की गई कार्रवाई तथा सत्ता के दुरुपयोग, अत्याचार और कदाचार के विभिन्न आरोपों के विरुद्ध पहलुओं पर की जांच के लिए किया गया था। आयोग ने विभिन्न प्रकार के साक्ष्यों की जांच की और हजारों गवाहों के बयान दर्ज किए। गवाहों में इंदिरा गांधी भी शामिल थी। वे आयोग के सामने उपस्थित भी हुई, लेकिन उन्होंने आयोग के सवालों के जवाब देने से बिल्कुल इनकार कर दिया। भारत सरकार ने आयोग द्वारा प्रस्तुत 2 अंतरिम रिपोर्ट और तीसरी अंतिम रिपोर्ट की सिफारिशों और परिदर्शन और निष्कर्षों का स्वीकार किया और ये रिपोर्ट संसद के दोनों सदनों में भी विचार के लिए रखी गई। अब हम बात करते हैं, क्या आपातकाल आवश्यक था? आपातकाल की घोषणा के कारण उल्लेख करते हुए संविधान में बड़े सादे ढंग से अंदरूनी गड़बड़ी ऐसे शब्द का व्यवहार में लाया गया और 1975 में पहले कभी भी अंदरूनी गड़बड़ी को आधार बनाकर आपातकाल की घोषणा नहीं की गई थी। हम पढ़ चुके हैं विद्यार्थियों की देश के कई हिस्सों में विरोध आंदोलन चल रहे थे। क्या इसे आपातकाल लागू करने का पर्याप्त कारण माना जा सकता है? बिल्कुल नहीं माना जा सकता, क्योंकि विरोध करने का अधिकार जो है जनता को लोकतांत्रिक सरकार के अंतर्गत, लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत दिया गया है। सरकार का तर्क था कि भारत में लोकतंत्र है और इसके अनुकूल विपक्षी दलों को चाहिए कि वे निर्वाचित शासक दल को अपनी नीतियों के अनुसार शासन चलाने दें। सरकार का मानना था विद्यार्थियों की बार बार का धरना प्रदर्शन और सामूहिक कार्यवाही लोकतंत्र के लिए ठीक बिल्कुल भी नहीं है। इंदिरा गांधी के समर्थक यह भी मानते थे कि लोकतंत्र में सरकार पर निशाना साधने के लिए लगातार गैर संसदीय राजनीति का सहारा नहीं लिया जा सकता। इससे अस्थिरता पैदा हो सकती है और प्रशासन का ध्यान विकास के कामों में भंग हो जाता है और सारी ताकत कानून व्यवस्था की बहाली पर लगानी पड़ती है। इंदिरा गांधी ने शाह आयोग की चिट्ठी में लिखा कि विनाशकारी ताकतें सरकार के प्रगतिशील कार्यक्रम में अड़ंगे डाल रही थी और मुझे गैर संवैधानिक साधनों की भूति सत्ता से बेदखल करना चाहती थी। तो विद्यार्थियों, आप इस चीज को, जिस प्रकार से इंदिरा गांधी ने आपातकालीन घोषणा कर दी थी, आप इसको वर्तमान परिस्थितियों में भी देख सकते हैं, किस प्रकार से किसान आंदोलन हो रहा है और किस प्रकार से किसान आंदोलन करवाया जा रहा है। आप ये देख सकते हैं और किस प्रकार से अर्थव्यवस्था जो है, हमारी प्रशासनिक व्यवस्था किस प्रकार से चरमरा रही है, बड़ी अड़चनों का उसे सामना करना है। तो क्या वर्तमान सरकार को आपातकाल घोषित कर देना चाहिए? यह एक बहुत बड़ा प्रश्न हमारे सामने उठता है। अगर हम पिछले उदाहरणों को देखें तो उससे हमें यही प्रतीत होता है कि हमें आपातकाल घोषित कर देना चाहिए, लेकिन यह बिल्कुल गलत होगा। लोकतांत्रिक भावना को, लोकतांत्रिक विचारों को दबाना हमारी सरकार या हमारी प्रशासनिक व्यवस्था का बिल्कुल भी अधिकार नहीं है, क्योंकि यह लोकतांत्रिक अधिकार है कि हम किसी भी कानून, किसी भी विधि के लिए हम जो हमारे लिए उचित है या उचित नहीं है, हमें विरोध करने का पूरा अधिकार होता है। हमारी बात कहने का हमें पूरा अधिकार होता है। उसे किसी भी प्रशासनिक नियंत्रण के द्वारा हम उसे बिल्कुल भी नहीं दबाना चाहिए। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों, हमें समझा बुझाकर, लोगों को समझा बुझाकर उस कानून के बारे में, उस विधेयक के बारे में, इस प्रकार से हो रही जनक्रांतियों को संतोष में लेके आना होगा, उनको शांत करना होगा, उनको समझाना होगा, उनको इस प्रकार से इन नियमों के बारे में समझा करके हम इस प्रकार के आंदोलनों को हम समाप्त भी कर सकते हैं और विभिन्न प्रकार की वार्ताओं के माध्यम से इसे सुलझाया जा सकता है। तो ये सब चीजें उस समय भी, इंदिरा गांधी के समय भी हो सकती थी। इस चित्र को देख सकते हैं विद्यार्थियों, शाह जांच आयोग के प्रति इंदिरा गांधी के टकराव भरे रवैये को देख सकते हैं आप।
और कार्टूनिस्ट ने इस तरह की टिप्पणी की है कि यह कार्टून शाहजहां आयोग की रिपोर्ट जारी करने के बाद बनाया गया था। ये देख सकते हैं विद्यार्थियों, बड़ी बखूबी इसको चित्रित किया गया है। और इसमें देख सकते हैं लोकतंत्र के नाम पर खुद लोकतंत्र की राह रोकने की कोशिश की जा रही है और वैधानिक रूप से निर्वाचित सरकार को काम नहीं करने दिया जा रहा है। आंदोलन से माहौल जो है सरगर्म हो चुका है और इसके नतीजतन हिंसक घटनाएं हो रही हैं और एक आदमी तो इस हद तक आगे बढ़ गया है कि वह हमारी सेना को विद्रोह और पुलिस को बगावत के लिए उकसा रहा है। विघटनकारी ताकतों का खुला खेल जारी है और सांप्रदायिक उन्माद को हवा दी जा रही है, जिससे हमारी एकता पर खतरा मंडरा रहा है। अगर सचमुच कोई सरकार है तो वह कैसे हाथ बांधकर खड़ी रहे और देश की स्थिरता खतरे में पड़ता देखती रहे। चंद लोगों की कारस्तानी से विशाल आबादी के अधिकारों को खतरा पहुंच रहा है। इंदिरा गांधी 26 जून 1975 को आकाशवाणी से राष्ट्र को संबोधित करते हुए इस प्रकार की उन्होंने अपने वक्तव्य दिए। अब देख सकते हैं विद्यार्थी, तुर्कमान गेट इलाके में विध्वंस और दिल्ली। आपातकाल के दौरान दिल्ली के गरीब इलाके के निवासियों को बड़े पैमाने पर विस्थापित होना पड़ा और उस वक्त यमुना नदी के पास निर्जन इलाके में झुग्गी झोंपड़ी के बाशिंदों को जबरदस्ती बसाया गया और इसी नियति का एक शिकार तुर्कमान गेट इलाके की एक बस्ती हुई और इस इलाके की झुग्गियों को उजाड़ दिया गया और इलाके के सैकड़ों लोगों की जबरन नसबंदी कर दी गई। और बहरहाल अनेक लोग नसबंदी करवाने से इसलिए बच सके क्योंकि इन लोगों ने दूसरों को नसबंदी करवाने के लिए रजामंद कर लिया था और ऐसे लोगों को बतौर इनाम जमीन के टुकड़ों पर मिल्कियत दे दी गई। और इस तरह कुछ लोग अगर सरकार द्वारा प्रायोजित प्रयासों के शिकार हुए तो कुछ लोगों ने कानूनन जमीन हासिल करने के लालच में दूसरों को बलि का बकरा बनाया और ऐसा करके खुद को विस्थापित होने से बचा लिया। शाहजहां आयोग अंतरिम रिपोर्ट 2। और आप इसमें देख सकते हैं अपने माता पिता अथवा परिवार और आस पड़ोस के अन्य बड़े बुजुर्गों से पूछ सकते हैं आप 1975-77 के आपातकाल के दौरान क्या उन पर क्या गुजरी थी और निम्नलिखित बिंदुओं को नोट्स में तैयार कर सकते हैं। ऐसे लोगों के निजी अनुभव जिनका संबंध आपातकाल से हो, आपके इलाके में आपातकाल के समर्थन या विरोध में घटी घटनाएं बता सकते हैं। और 77 की चुनाव में ऐसे लोगों की भागीदारी, इन लोगों को ने किसे वोट दिया हो और क्यों दिया, अपने नोट्स में आप ही लिख सकते हैं। ये एक्टिविटी है बच्चों, आप इस एक्टिविटी को आप कर सकते हैं। कुछ अन्य दल मसलन सीपीआई, इसने आपातकाल के दौरान कांग्रेस का समर्थन देना जारी रखा था और सीपीआई का विश्वास था कि भारत की एकता के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय साजिश की जा रही है और सीपीआई का मानना था कि ऐसी सूरत में विरोध पर एक हद तक प्रतिबंध लगाना उचित है। सीपीआई का मानना था कि जेपी यानी जयप्रकाश नारायण ने जिस जन आंदोलन की अगुवाई की वह मुख्यतः मध्य वर्ग का आंदोलन था और यह मध्य वर्ग कांग्रेस की परिवर्तनकामी नीतियों के विरोध में था। आपातकाल के बाद सीपीआई ने महसूस किया कि उसका मूल्यांकन गलत था और आपातकाल का समर्थन करना एक गलती थी। दूसरी तरफ आपातकाल के आलोचकों का तर्क था कि आजादी के आंदोलन से लेकर लगातार भारत में जन आंदोलन का एक सिलसिला रहा है। जेपी जयप्रकाश नारायण सहित विपक्ष के अन्य नेताओं का ख्याल था कि लोकतंत्र में लोगों को सार्वजनिक तौर पर सरकार के विरोध का अधिकार होना चाहिए और बिहार और गुजरात में चले विरोध आंदोलन ज्यादातर समय अहिंसक और शांतिपूर्ण रहे और जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया था उन पर कभी भी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लिप्त रहने का मुकदमा नहीं चला। अधिकतर बंदियों के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ था और देश के अंदरूनी मामलों को देखरेख का जिम्मा गृह मंत्रालय का होता है। गृह मंत्रालय ने भी कानून व्यवस्था की बाबत कोई चिंता नहीं जताई थी। अगर कुछ आंदोलन अपने हद से बाहर जा रहे थे तो सरकार के पास अपनी रोजमर्रा के अमल में आने वाली इतनी शक्तियां होती हैं विद्यार्थियों की, वे ऐसे आंदोलन को हद में ला सकती थी और लोकतांत्रिक कार्यप्रणाली को ठप करके आपातकाल लागू करने जैसे अतिचारी कदम उठाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। दरअसल खतरा देश की एकता अखंडता को नहीं बल्कि शासक दल और स्वयं प्रधानमंत्री को था। आलोचक कहते हैं कि देश को बचाने के लिए बनाए गए संवैधानिक प्रावधानों का दुरुपयोग इंदिरा गांधी ने निजी ताकत को बचाने के लिए किया गया था। तो विद्यार्थियों, अहिंसक और शांतिपूर्वक किए जा रहे आंदोलन के बिहाफ पर आपातकाल लागू कर देना और इस प्रकार के आपातकाल को लागू कर देने से सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री को ही फायदा
होना था। आपातकाल के दौरान हुआ क्या? आपातकाल का वास्तविक क्रियाकलाप भी अपने आप में विवाद का एक मुद्दा रहा। क्या सरकार ने अपनी आपातकालीन शक्तियों का दुरुपयोग किया? क्या इस दौरान सत्ता का दुरुपयोग हुआ और उसके बूते ज्यादतियां की गई? सरकार ने कहा कि वह आपातकाल के जरिए कानून व्यवस्था को बहाल करना चाहती थी, कार्यकुशलता बढ़ाना चाहती थी और गरीबों के हितों में कार्यक्रम लागू कराना चाहती थी। इस उद्देश्य से सरकार ने एक 20 सूत्री कार्यक्रम भी की घोषणा की और इसे लागू करने का अपना एक दृढ़ संकल्प भी दोहराया। और 20 सूत्री कार्यक्रम में भूमि सुधार, भू पुनर्वितरण, खेती मजदूरों के पारिश्रमिक पर पुनर्विचार और प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी, बंधुआ मजदूरी की समाप्ति आदि मसले थे। आपातकाल की घोषणा के बाद शुरुआती महीनों में मध्य वर्ग इस बात से बड़ा खुश था कि विरोध आंदोलन समाप्त हो गया और सरकारी कर्मचारियों पर अनुशासन लागू हुआ। गरीब और ग्रामीण जनता को भी उम्मीद थी कि सरकार जिन कल्याणकारी कार्यक्रमों को लागू करने के वायदे कर रही है, उन्हें अब कारगर तरीके से लागू किया जाएगा। समाज के विभिन्न वर्गों की अलग अलग अपेक्षाएं थी और इस कारण आपातकाल को लेकर उनके दृष्टिकोण भी अलग अलग थे। अभी आप कार्टून में देख सकते हैं आपातकाल किस प्रकार से। नहीं, अभी नहीं, अभी तुम अपने पैरों पर खड़ा होने लायक नहीं हुए हो। आप देख सकते हैं, ए हैप्पी न्यू ईयर 1976 आपातकाल के बारे में बताया गया है। आपातकाल के आलोचक ने ध्यान दिलाया कि सरकार के ज्यादातर वायदे पूरे नहीं हुए और आलोचकों का कहना है कि सरकार अपने वायदों की ओट लेकर ज्यादतियों से लोगों का ध्यान हटाना चाहती थी और आलोचकों ने निवारक नजरबंदी के बड़े पैमाने पर इस्तेमाल पर भी सवाल उठाए। और हम ये पढ़ चुके हैं कि आपातकाल के दौरान अनेक प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार भी कर लिया गया था और दरअसल 676 कुल 676 नेताओं की गिरफ्तारी भी हुई थी। और शाह आयोग का आकलन था कि निवारक नजरबंदी के कानूनों के तहत लगभग 1,11,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया। प्रेस पर कई तरह की पाबंदियां लगाई गई और इसमें कई पाबंदियां गैर कानूनी भी थी। और शाह आयोग ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि दिल्ली बिजली आपूर्ति निगम के महाप्रबंधक को दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर के दफ्तर से 26 जून 1975 की रात को 2 बजे मौखिक आदेश मिला कि सभी अखबारों की बिजली आपूर्ति काट दी गई और अखबारों को बिजली आपूर्ति 2-3 दिन बाद फिर बहाल की गई, लेकिन तब तक सेंसरशिप का पूरा ढांचा खड़ा किया जा चुका था। और इस प्रकार से विद्यार्थियों, इसके अलावा कुछ और भी गंभीर आरोप ऐसे लोगों को लेकर लगे थे जो किसी आधिकारिक पद पर नहीं थे, लेकिन सरकारी ताकत का इन लोगों ने इस्तेमाल किया था। प्रधानमंत्री के छोटे बेटे संजय गांधी उस वक्त किसी आधिकारिक पद पर नहीं थे, फिर भी प्रशासन पर उनका असर था। आरोप लगाया जाता है कि उन्होंने सरकारी कामकाज में दखल दिया और दिल्ली में झुग्गी बस्तियों को हटाने तथा जबरन नसबंदी करने की मुहिम में उनकी भूमिका को लेकर बड़े विवाद उठे। राजनीतिक कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी और प्रेस पर लगी पाबंदी के अतिरिक्त आपातकाल का बुरा असर आम लोगों को भी भुगतना पड़ा और आपातकाल के दौरान पुलिस हिरासत में मौत और यातना की घटनाएं भी घटी। गरीब लोगों को मनमाने ढंग से एक जगह से उजाड़ कर दूसरी जगह बसाने की घटनाएं हुई। जनसंख्या नियंत्रण के अति उत्साह में लोगों को अनिवार्य रूप से नसबंदी के लिए मजबूर किया गया और इन उदाहरणों से समझा जा सकता है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया के ठप पड़ने पर लोगों पर क्या गुजरती है। आप देख सकते हैं विद्यार्थियों, 1975 में आपातकाल की घोषणा के चंद रोज बाद टाइम्स ऑफ इंडिया में यह विज्ञापन अज्ञात नाम से छपा था। और गौर करें कि इसमें लोकतंत्र पर मंडराते खतरे की तरफ ध्यान खींचने के लिए किस तरह की भाषा का कल्पनाशील प्रयोग किया गया और सेंसरशिप से बचने के लिए कैसे अपने संदेश को विज्ञापन के रूप में छपवाने का नया तरीका ढूंढा गया। आपातकाल के सबक। आपातकाल में एक बारगी भारतीय लोकतंत्र की ताकत और कमजोरियां उजागर हो गई और हालांकि बहुत से पर्यवेक्षक मानते हैं कि आपातकाल के दौरान भारत लोकतांत्रिक नहीं रहा, लेकिन यह भी ध्यान देने की बात है कि थोड़े ही दिनों के अंदर कामकाज फिर से लोकतांत्रिक ढर्रे पर आ गया। और इस तरह आपातकाल एक सबक तो यही है आपातकाल का कि भारत से लोकतंत्र को विदा कर पाना बहुत कठिन है। दूसरा, आपातकाल से संविधान में वर्णित आपातकाल के प्रावधानों के कुछ अर्थगत उलझाव भी प्रकट हुए जिन्हें बाद में सुधार लिया गया और अब अंदरूनी आपातकाल से सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में ही लगाया जा सकता है। इसके लिए यह भी आवश्यक है कि आपातकाल की घोषणा की सलाह मंत्रिमंडल राष्ट्रपति को लिखित में दे। तीसरा, आपातकाल से हर कोई नागरिक अधिकारों के प्रति ज्यादा सचेत हुआ। आपातकाल की समाप्ति के बाद अदालतों ने व्यक्ति के नागरिक अधिकारों की रक्षा में सक्रिय भूमिका निभाई। न्यायपालिका आपातकाल के वक्त नागरिक अधिकारों की कारगर तरीके से रक्षा नहीं कर पाई थी। इसे
महसूस करके अब वह नागरिक अधिकारों की रक्षा में तत्पर हो गई। आपातकाल के बाद नागरिक अधिकारों के कई संगठन वजूद में भी आए। आज भारत की आजादी का दिन, भारत के लोकतंत्र का दीपक बुझने न पाए। जेपी कैंपन, यह विज्ञापन टाइम्स लंदन में 15 अगस्त 1975 को छपवाया गया था। बहरहाल आपातकाल के संकटपूर्ण वर्षों ने कई ऐसे सवाल छोड़े जिन पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया। इस अध्याय में हम पढ़ चुके हैं कि लोकतांत्रिक सरकार के रोजमर्रा के कामकाज और विभिन्न दलों और समूहों के निरंतर जारी राजनीतिक विरोध के बीच तनाव की स्थिति बनती है, और ऐसे में दोनों के बीच एक सदा हुआ संतुलन क्या हो सकता है? क्या नागरिकों को विरोध की कार्यवाही में शामिल होने की पूरी आजादी होनी चाहिए अथवा उन्हें इसका कोई अधिकार ही नहीं होना चाहिए? ऐसे विरोध की सीमा क्या मानी जाए? दूसरे, आपातकाल का वास्तविक क्रियान्वयन पुलिस और प्रशासन के जरिए हुआ। ये संस्थाएं स्वतंत्र होकर काम नहीं कर पाई, इन्हें शासक दल ने अपना राजनीतिक औजार बनाकर इस्तेमाल किया। शाह कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार पुलिस और प्रशासन राजनीतिक दबाव की चपेट में आ गए और ये समस्या आपातकाल के बाद ही खत्म हुई। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों, हमने ये जाना कि किस प्रकार से आपातकालीन घोषणा शुरू हुई और किस प्रकार से लोकतांत्रिक व्यवस्था संकट में आ गई थी, आपातकाल के क्या परिणाम रहे और किस प्रकार से आपातकाल ने विभिन्न परिस्थितियों को जन्म दिया। इसके साथ ही ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपातकाल के बाद की राजनीति को लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद एंड नमस्कार।